साथियों नमस्कार, मैं आरपी सिंह। हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। दोस्तों वहां हमने देखा था कि ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारे कारक होते हैं जो बालक के विकास को लगातार प्रभावित करते हैं, या फिर यूं कहें कि बालक का विकास उन सारे कारकों के माध्यम से लगातार आगे बढ़ने के साथ, उम्र बढ़ने के साथ होता रहता है। दोस्तों इन सारे कारकों में दो सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं, दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, या फिर यूं कहें कि बालक के संपूर्ण निर्माण का जो दायित्व होता है इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर होता है। और ये दोनों जो फैक्टर्स होते हैं, दोनों जो कारक होते हैं, ये हमारे सिलेबस में अलग से लास्ट पॉइंट के रूप में दिए हुए हैं। और दोस्तों ये कारक हैं वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका। किसकी भूमिका? वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका। किसमें भूमिका? बालक के विकास में। तो बालक के विकास में इन दोनों कारकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें से अगर प्रथम और द्वितीय की हम बात करें तो प्रथम कारक होता है वंशानुक्रम और द्वितीय कारक होता है वातावरण। लेकिन ये प्रथम और द्वितीय बोला है मैंने, प्रमुख और गौण नहीं बोला है, याद रखिए। कौन सा कारक प्रमुख है, कौन सा कारक गौण है, इस बारे में आज भी मनोवैज्ञानिक या फिर बालक के बारे में जो अध्ययन किया जा रहा है उन अध्ययनों में स्पष्ट क्लैरिटी नहीं है। न वंशानुक्रम को प्रमुख कहा जा सकता है और न ही वातावरण को प्रमुख कहा जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बालक का विकास होता है, बालक का जो निर्माण होता है, वो दोनों ही कारकों की अंतः क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। अकेला ना वंशानुक्रम बालक का निर्माण कर सकता है और न ही अकेला वातावरण बालक का निर्माण कर सकता है। बालक का विकास दोनों की अंतः क्रियाओं के कारण होता है। वो इंटरेक्शंस जो हेरेडिटी और एटमॉस्फेयर बीच में होते हैं, इनके रिजल्ट ही बालक के डेवलपमेंट के रूप में प्रकट होते हैं या बालक के साथ विकसित होते हैं। तो प्रथम और द्वितीय की बात पूछे तो हम कह सकते हैं कि प्रथम कारक वंशानुक्रम और द्वितीय कारक वातावरण। प्रथम क्यों कहा मैंने? प्रथम इसीलिए कहा क्योंकि बालक का जब जीवन प्रारंभ होता है तो उसके जीवन में पहला जो कारक होता है वो वंशानुक्रम होता है, क्योंकि वंशानुक्रम उसके जीवन में सबसे पहले आता है, जीन के साथ में आ जाता है। माता पिता के स्पर्म और ओवम के साथ जब उसमें जाइगोट बनता है वहीं से आ जाता है, इसलिए प्रथम कह सकते हैं। द्वितीय क्योंकि ये जो कोशिका माँ के गर्भ में बनी, जाइगोट जो बना, यह माँ के गर्भ में धीरे धीरे विकसित होता है और माँ के गर्भ में उसको आंतरिक वातावरण मिलना शुरू होता है, तो वातावरण द्वितीय स्थान पे हो गया। लेकिन प्रमुख वंशानुक्रम नहीं होता है और ना ही प्रमुख वातावरण होता है, दोनों का संयुक्त योगदान होता है बालक के विकास में। तो दोस्तों आज हम डिस्कशन करेंगे इन दोनों ही कारकों के बारे में कि वंशानुक्रम क्या होता है, कैसे वंशानुक्रम की प्रक्रिया होती है और वंशानुक्रम बालक के संपूर्ण जीवन में क्या भूमिका निभाता है। फिर साथ में हम डिस्कशन करेंगे वातावरण को लेकर, वातावरण क्या होता है, बालक के जीवन में उसकी क्या भूमिका होती है। फिर हम बात करेंगे दोनों के सापेक्ष महत्व को लेकर कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों सापेक्ष रूप से कैसे इंपॉर्टेंस रखते हैं बालक के जीवन में। और फिर दोनों की अंतः निर्भरता पर बात करेंगे कि दोनों कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ इनका संबंध होता है। तो आइए चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, जिसका नाम है दोस्तों वंशानुक्रम व वातावरण की भूमिका, रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। किसमें? बालक के विकास में। यहां पर हम जब रोल की बात करते हैं तो हेरिडिटी को हम H से इंडिकेट करते हैं और एनवायरनमेंट को E से इंडिकेट करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, D = H × E। मीन्स क्या हो गया कि बालक का जो डेवलपमेंट होता है वो किसका रिजल्ट होता है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के मल्टीप्लिकेशन का, दोनों के गुणात्मक प्रतिफल को कहा जाता है बालक का विकास। तो हम पहले डिस्कशन करेंगे वंशानुक्रम के बारे में और उसके बाद डिस्कशन करेंगे वातावरण के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या है वंशानुक्रम। देखिए फ्रेंड्स, वंशानुक्रम जो है इसे आनुवांशिकता भी कहते हैं और इंग्लिश में कहलाएगा ये हेरिडिटी। एक बार समझते हैं वंशानुक्रम जो है वो किस प्रकार से बना है। सामान्यतः वंशानुक्रम की अगर हम बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों।
एक पहला है वंश प्लस दूसरा है अनुक्रम। हम अगर वंश की बात करें तो वंश का अर्थ हो गया माता पिता व पूर्वज, माता पिता व पूर्वज। अगर हम अनुक्रम की बात करें तो अनुक्रम से आशय होता है एक निश्चित क्रम में आगे की ओर। देखिए दो शब्दों से मिलकर वंशानुक्रम बना है फ्रेंड्स। पहला शब्द है वंश और दूसरा है अनुक्रम। हम वंश की बात करें तो वंश का मतलब हो गया माता पिता व पूर्वज, जिनसे हम बने हैं या जो हमारे पहले हमारे शरीर के लिए जिम्मेदार रहे हैं। जैसे बालक का निर्माण उसके माता पिता के द्वारा होता है और माता पिता का निर्माण भी उनके माता पिता से होता है, उनके माता पिता का निर्माण भी उनके माता पिता से होता है। तो इस प्रकार से एक अनुक्रम में वंश जो बनता है एक के बाद, इस पूरी सीक्वेंस को, पूरी सीरीज को कहा जाता है वंश। तो बालक के साथ वंशानुक्रम का तात्पर्य केवल माता पिता ही नहीं है। ध्यान रखने की बात यह है, केवल माता पिता ही नहीं है अपितु माता पिता प्लस उसके पूर्वज है, दोनों यहां पर शामिल होते हैं। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वंशानुक्रम में उसके माता पिता प्लस उसके पूर्वज दोनों शामिल होते हैं। अनुक्रम का मतलब हो गया एक निश्चित क्रम में आगे की ओर। निश्चित क्यों कह दिया मैंने? निश्चित इसीलिए कह दिया कि ये जो क्रम होता है ये बदलता नहीं है। माता पिता से फिर संतान से अगली संतान, फिर उससे अगली संतान, एक निश्चित क्रम बना रहता है, इसीलिए निश्चित होता है। दूसरी जो वंशानुक्रम होता है इसका एक गुण होता है कि इसके लक्षणों को, गुणों को, विशेषताओं को या प्रभावों को बदला नहीं जा सकता है। ये निश्चित होते हैं, इसलिए भी इसके साथ निश्चितता सब जुड़ा होता है। तो वंशानुक्रम को शाब्दिक हम कैसे समझेंगे कि बालक को उसके माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त होने वाले एक अनुक्रम के रूप में गुण और विशेषताएं, उन्हें कहा जाता है दोस्तों वंशानुक्रम। हेरिडिटी, इनहेरिट करता है वो चीजों को, इसीलिए इसको हेरिडिटी भी कहा जा सकता है। तो वंशानुक्रम का अर्थ क्या हो गया दोस्तों? वंशानुक्रम से आशय हो गया कि बालक को माता पिता, वंशानुक्रम का अर्थ हो गया बालक को अपने माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त होने वाले गुण व विशेषताएं। किनसे होने वाले? माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त होने वाले गुण और विशेषताओं को कहा जाता है वंशानुक्रम। ये जो वंशानुक्रम होता है फ्रेंड्स, ये वंशानुक्रम निश्चित होता है, इसको बदला नहीं जा सकता है। अर्थात वंशानुक्रम के जो गुण हैं, लक्षण हैं, वो माता पिता से एक बार जिस रूप में, जिस तरह से आ गए हैं, पूरे जीवन भर उसी रूप में, उसी तरह से वो रहेंगे। उन्हें अब बदलना संभव नहीं होता है आगे के जीवन में। क्यों नहीं बदलना होता है? क्योंकि वो तो जीवन प्रारंभ करते समय ही आ गए हैं, अब उनके साथ कोई बदलाव संभव नहीं, इसलिए इन्हें निश्चित भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो वंशानुक्रम होता है वो वंशानुक्रम जीन के द्वारा होता है। तो जीन क्या है इसका? जीन इसका निर्धारक होता है। किसका निर्धारक? वंशानुक्रम का निर्धारक कहा जाता है जीन्स को। अभी आगे मैं बताऊंगा कि कैसे ये निर्धारक होता है। डिटरमाइनर्स ऑफ हेरिडिटी किसे कहते हैं दोस्तों? ये कहा जाता है जीन्स को, क्योंकि जीन्स के माध्यम से ही माता और पिता के जो गुण लक्षण होते हैं वो एक संतान तक पहुंचते हैं। तो सोरेनसन ने कहा है कि पितृकों के द्वारा जो गुण और लक्षण संतान में आते हैं ये वंशानुक्रम कहे जा सकते हैं। और ये जो वंशानुक्रम में गुण और विशेषताएं संतान को मिले हैं, ये क्या है? पितृकों का सम्मिलन होता है। किन किन पितृकों का सम्मिलन होता है? किन किन जिनसेस का ये कॉम्बिनेशन होता है? ये माता और पिता दोनों के गुणों और लक्षणों का सम्मिश्रण होता है दोस्तों। ये जो गुण और विशेषताएं होते हैं जिन्हें वंशानुक्रम कहा जाता है, ये जन्म के साथ ही बालक को प्राप्त हो जाते हैं। ये बालक जन्म के साथ इनको लेकर आता है, मतलब आगे के जीवन में ये उसे प्राप्त नहीं होते हैं। जन्म के साथ ही ये गुण और विशेषताएं बालक को मिलते हैं, वहीं से ये इनको लेकर आता है। तो दोस्तों ये हो गया वंशानुक्रम। एक बार हम फिर समझेंगे।
एक बालक को अपने माता पिता और पूर्वजों से एक निश्चित क्रम में प्राप्त होने वाले गुण और लक्षणों को कहा जाता है वंशानुक्रम। ये गुण और लक्षण और विशेषताएं किस किस रूप में होती हैं? ये आंतरिक भी होती हैं और बाहरी भी होती हैं। बाहरी अगर गुणों की बात करें, बाहरी विशेषताओं की बात करें, तो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा नाक, नक्श, चेहरा, संरचना, आंखें, कान, चलने का ढंग, बोलने का ढंग, हमारे हाव भाव, भाव भंगिमाएं, फेस एक्सप्रेशन, ये सारी की सारी चीजें जो बाहर से प्रदर्शित होती हैं, बाहर से दिखाई देती हैं, ये सारे के सारे बाहरी गुण और विशेषताएं भी कहीं ना कहीं माता पिता और हमारे पूर्वजों से रिसेंबल करते हैं, उनके जैसे ही हमें मिलते हैं दोस्तों। दूसरा, आंतरिक का मतलब हमारे सोचने विचारने की क्षमता, मानसिक शक्तियां, हमारे संवेग, बुद्धि, ये सारी की सारी चीजें भी वंशानुक्रम के माध्यम से माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। तो दोनों ही गुण और विशेषताएं जो आंतरिक भी हैं और बाहरी हैं, दोनों मिलके एक वंश के रूप में, एक वंश के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, उसे कहा जाता है वंशानुक्रम दोस्तों। ये बालक के विकास को प्रभावित करने वाला सबसे पहला फैक्टर होता है, क्योंकि यहीं से बालक के संपूर्ण जीवन में कौन कौन सी चीजें कितनी कितनी मात्रा में होनी है, किस लिमिट तक उसका विकास होना है, ये सारी बातें यहां वंशानुक्रम में ही तय हो जाती हैं। एक बालक में बुद्धि कितनी होगी, एक बालक की लंबाई कितनी बढ़ने वाली है, एक बालक का रंग रूप, चेहरा, नाक, नक्श कैसे होने वाले हैं, एक बालक के बोलने का तरीका क्या होगा, चलने का तरीका क्या होगा, फेस एक्सप्रेशंस वगैरह क्या होंगे, ये सारी की सारी चीजें यहीं से तय हो जाती हैं। हाँ, आगे के जीवन में क्या होता है, जो चीजें यहीं से तय होती हैं वंशानुक्रम के माध्यम से, उन्हें कुछ अपडेट किया जाता है, उनमें कुछ संशोधन किया जाता है, वो थोड़ी और अच्छी हो सकती हैं, लेकिन जो मूल रूप से है वही चीजें एडिट और अपडेट हो सकती हैं। जो चीज है ही नहीं, वंशानुक्रम ही बालक में नहीं है, उसको वातावरण के द्वारा उसमें फिट नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह पहला फैक्टर होता है दोस्तों। चलिए आगे समझते हैं कि कैसे वंशानुक्रम एक प्रक्रिया के रूप में जीवन प्रारंभ करते समय बालक में आता है, या फिर वंशानुक्रम की प्रक्रिया, प्रोसेस कैसे काम करती है। वंशानुक्रम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। देखिए दोस्तों, हम सबका जीवन या हम सबका शरीर कोशिकाओं से बना है। ये जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं का संगठन, समूह या फिर बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। लेकिन यह शरीर जब प्रारंभ होता है, इस शरीर का निर्माण जब शुरू होता है, तो केवल एक कोशिका से होता है, और उस कोशिका का नाम होता है जाइगोट। उसे कहते हैं संयुक्त कोश। तो हम क्या कह सकते हैं कि शरीर का जो निर्माण होता है, शरीर कोशिकाओं से बना होता है। किससे बना होता है? शरीर कोशिकाओं से बनता है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलके शरीर का निर्माण करती हैं, और ये जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में प्रथम कोशिका, उसे कहा जाता है संयुक्त कोश। संयुक्त कोश, इंग्लिश में कहेंगे इसको जाइगोट। इसका मतलब हो गया कि जो कोशिकाएं हमारे शरीर को बनाती हैं, उन कोशिकाओं में पहली कोशिका कौन सी है, प्रथम कोशिका कौन सी है दोस्तों? वो है प्रथम कोशिका हो जाएगी हमारी जाइगोट या फिर संयुक्त कोश। तो क्या कहा जा सकता है कि हमारे शरीर का प्रारंभ एक कोशिका से होता है, उसे मूल कोश या फिर संयुक्त कोश कहा जा सकता है। तो ये जो प्रथम कोशिका है, संयुक्त कोश, इससे हम सबके शरीर का प्रारंभ होता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। मूलतः मानव शरीर का प्रारंभ होता है या निर्माण होता है तो एक कोश, द्विकोश, इस तरह के ऑप्शंस थे वहां पर। तो एक कोशिका से हम सबका जीवन प्रारंभ होता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये एक जो कोशिका है, संयुक्त कोश या जाइगोट है, ये किस प्रकार बनता है। अगर हम एक डायग्राम के माध्यम से समझे फ्रेंड्स, तो मान लीजिए मैं कहूं कि ये जाइगोट है, ये जो जाइगोट है ये दो कोशिकाओं से मिलकर बनता है। इनमें से एक कोशिका, ये दो कोशिकाओं से मिलकर बनता है, और इन दोनों ही कोशिकाओं को कहा जाता है उत्पाद कोश। क्या कहेंगे इनको हम? इन्हें कहेंगे हम उत्पाद कोश, जर्म सेल।
जर्म सेल्स। ये जो उत्पाद कोष होते हैं फ्रेंड्स, ये उत्पाद कोष दो होते हैं। एक जो पहला उत्पाद कोष होता है वो होता है पितृकोष। स्पर्म कहेंगे हम इंग्लिश में इसको, जो पिता में होता है या पिता से संतान को मिलता है, वह होता है पितृकोष। दूसरा होता है मातृकोष। मातृकोष इंग्लिश में कहेंगे हम इसको ओवम। ये पितृकोष और मातृकोष दोनों मिलके, दोनों कोशिकाएं मिलके एक कोशिका का निर्माण करते हैं, जिसे कहा जाता है संयुक्त कोष या फिर जाइगोट। ये जो जाइगोट होता है फ्रेंड्स, इसमें जो पहला पितृकोष होता है, उस पितृकोष में गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। क्या विद्यमान होते हैं? बहुत सारे गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। ये जो गुणसूत्र होते हैं ये 22+Y होता है। हम पिता की अगर बात करें तो पिता में ये 22+Y होता है और माता में यह 22+X होता है। देखिए ये जो है 22 और ये कितने हो गए? 23 हो गए। ये 23 क्या है? ये गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स इंग्लिश में इनको कहेंगे हम क्रोमोसोम्स। कितने होते हैं? 23 होते हैं। 22+1 पिता में और 22+1 माता में होते हैं। ये दोनों ही 23 और 23 मिलके जब संयुक्त कोष में आते हैं तो यहां पर 23 जोड़े बन जाते हैं। 23 पेयर्स यहां पर हो जाते हैं, या फिर हम संख्या में कहें तो ये गुणसूत्र यहां पर 46 होते हैं, 46 होते हैं जाइगोट में या संयुक्त कोष में। यहां पे 22 और 22 माता और पिता में दोनों सेम होते हैं। ये X होते हैं, पिता में भी X होंगे और माता में भी X होंगे। लेकिन जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस किसमें होगा? पिता में एक Y होगा और माता में दोनों ही X होंगे। ये दोनों में डिफरेंस होगा। तो ये जो डिफरेंट क्रोमोसोम होता है इसको सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है, क्योंकि यह लिंग का निर्धारण करता है कि संतान बालक होगी या बालिका होगी। अभी हम आगे बात करेंगे इसको लेकर। तो जो 22 है दोनों में कॉमन होते हैं, और जो X और Y होता है ये दोनों में डिफरेंट होता है एक, इसको सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है। ये जो दोस्तों गुणसूत्र होते हैं, इन क्रोमोसोम्स में कई सारे जीन विद्यमान होते हैं। क्या विद्यमान होते हैं? जीन्स होते हैं। ये जीन जो होते हैं यही जीन असंख्य मात्रा में होते हैं गुणसूत्रों पर। 23+23 मतलब 46 हो गए। तो जो 46 गुणसूत्र एक जाइगोट में है, इसमें कई सारे जीन्स मौजूद होते हैं, असंख्य जीन्स यहां पर पाए जाते हैं। और इन असंख्य जीन्स में से हर एक जीन क्या करता है? किसी न किसी गुण और विशेषता को रखता है, या फिर किसी न किसी गुण और विशेषता का वाहक होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? ये जो जीन होता है यही गुणों का वाहक होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? गुणों का वाहक होता है। ये गुणों को और विशेषताओं को संतान में पहुंचाता है। क्योंकि यह जीन गुणों और विशेषताओं को संतान में पहुंचाता है, इसीलिए जीन को कहा जाता है वंशानुक्रम का निर्धारक। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको ही वंशानुक्रम का निर्धारक कहा जाता है। वंशानुक्रम का निर्धारक कहा जाता है। डिटरमाइनर ऑफ हेरिडिटी किसे कहा जाता है दोस्तों? जीन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जीन ही माता पिता से गुण और विशेषताओं को क्रोमोसोम्स के साथ या क्रोमोसोम्स के माध्यम से संतान तक पहुंचाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है वंशानुक्रम की प्रक्रिया। इस प्रकार माता पिता से, पूर्वजों से गुण संतान तक पहुंचते हैं। एक बार फिर से समझते हैं, फिर आगे चलेंगे। हमने डिस्कशन किया कि मानव शरीर का निर्माण होता है कोशिकाओं से, और इन कोशिकाओं में जो पहली कोशिका होती है, मूल कोशिका होती है, उसे कहा जाता है संयुक्त कोष, जाइगोट कहा जाता है। ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट दो कोशिकाओं से मिलती हैं। उनमें से एक पितृकोष कहलाता है, दूसरा मातृकोष कहलाता है। पितृकोष स्पर्म होता है और मातृकोष ओवम होता है। पितृकोष और मातृकोष दोनों में ही 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं।
ये जो 23 होते हैं ये 22+1 की फॉर्म में होते हैं। ये 22 गुणसूत्र माता और पिता दोनों में समान होते हैं जो XX होते हैं, लेकिन एक गुणसूत्र माता और पिता में अलग अलग होता है, वह है पिता में X और माता में तो Y ही होगा। इस X को कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि यह X और Y जो दोनों में डिफरेंट हैं यही संतान के लिंग का निर्धारण करते हैं। ये जो गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम्स हैं 23, ये जब संतान में पहुंचते हैं, जायगोट में पहुंचते हैं तो 23 जोड़े बन जाते हैं, अर्थात 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। और ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, इन 46 क्रोमोसोम्स में असंख्य जीन मौजूद होते हैं। ये जो जीन होते हैं, ये जीन्स, प्रत्येक जीन किसी न किसी गुण और विशेषता का वाहक होता है जो माता और पिता से संतान में पहुंचता है। इस प्रकार क्योंकि जीन इन गुणों और विशेषताओं को संतान में पहुंचाते हैं, इसीलिए इन्हें गुणों और विशेषताओं का वाहक कहा जाता है। और क्योंकि यह गुणों और विशेषताओं को पहुंचाते हैं, इसीलिए वंशानुक्रम के निर्धारक भी जीन्स को कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहां से कई सारे क्वेश्चन बने हैं। यहां से ये जीन्स वाला क्वेश्चन पूछा गया है, संयुक्त कोष वाला क्वेश्चन पूछा गया है, मातृकोष पितृकोष वाला क्वेश्चन पूछा गया है, क्रोमोसोम्स की संख्या को पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों टॉपिक है इंपॉर्टेंट? क्योंकि वंशानुक्रम के बारे में हम सबकी धारणा, हम सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। क्यों क्लियर होने चाहिए? क्योंकि हम जिस समाज में जी रहे हैं उस समाज में आज भी लड़का और लड़की दोनों को लेकर एक बहुत अलग सी अवधारणा बनी हुई है। दूसरी चीज, वंशानुक्रम बालक के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बालक की रुचियां, बुद्धि, अभिवृत्ति, ये सारी की सारी चीजें काफी हद तक वंशानुक्रम से ही तय हो जाती हैं। इस बात की समझ हमारे अंदर हो, इसीलिए यहां से क्वेश्चन बनते हैं ताकि इस टॉपिक को हम ठीक से समझें और क्लेरिफिकेशन यहां पर हो। तो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं कि ये जो वंशानुक्रम होता है, ये वंशानुक्रम कैसे बालक और बालिका को तय करता है या फिर सेक्स का निर्धारण कैसे होता है। तो हम बात करेंगे लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने कहा कि पिता जो होता है उसमें X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं। पिता में X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसे ही अगर हम माता की बात करें तो माता में X और X क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो X और X होते हैं, इधर Y और Y होते हैं। संयोजन के समय यदि X के साथ X का मैच होता है तो ये संतान जो होगी वो संतान होगी बालिका, संतान होगी बालिका, गर्ल होगी। ऐसे ही अगर Y और X का संयोजन हो जाता है तो संतान जो होगी फ्रेंड्स वो होगी बालक, बॉय चाइल्ड होगा, बॉय बेबी होगा। अब देखिए, यहां पर बालक और बालिका का लिंग निर्धारण करने के लिए किसके क्रोमोसोम जिम्मेदार हैं? यहां पर बालक और बालिका का लिंग निर्धारण करने के लिए पिता के क्रोमोसोम जिम्मेदार हैं, क्योंकि पिता के पास ही Y होता है, माता के पास तो दोनों ही XX होते हैं। इसलिए कोई सा भी क्रोमोसोम्स मैच हो, माता का जो क्रोमोसोम्स हैं वो बालक और बालिका का सेक्स डिसाइड नहीं करता है। बालक और बालिका का सेक्स डिसाइड कौन करता है? ये पिता करता है, और पिता में निहित Y क्रोमोसोम्स के द्वारा यह तय होता है कि पिता का अगर Y क्रोमोसोम मैच होगा तो फिर बालक होगा संतान, और अगर पिता का भी X ही क्रोमोसोम मैच होगा तो संतान होगी बालिका। अब यहां समझने की बात यह है कि बालक और बालिका, लड़का या लड़की होने के पीछे जिम्मेदार मां नहीं होती, इसके पीछे जिम्मेदार पिता होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, लिंग का निर्धारण होता है। अब एक और साथ में जुड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्विंस को लेकर, जुड़वा बच्चों को लेकर। देखिए, जुड़वा बच्चों को लेकर भी कंपोनेंट है जहां से कई बार क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनती हैं। जुड़वा जो होते हैं, ट्विंस होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स।
देखिए, दो प्रकार के ट्विंस होते हैं, एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस और दूसरा होता है फ्रेटर्नल ट्विंस। जो आइडेंटिकल ट्विंस होता है इसको हम मोनोजाइगोट भी कहते हैं, ये मोनोजाइगोट भी कहलाता है। और जो फ्रेटर्नल ट्विंस होता है यह डाइजाइगोट कहलाता है। आप इन नामों को इंग्लिश में ही याद रखिए, मोनोजाइगोट और डाइजाइगोट। देखिए, मोनोजाइगोट का मतलब हो गया ऐसा जो एक ही कोशिका से बना है। किससे बना है? जिसमें एक ही संयुक्त कोश है, एक ही संयुक्त कोश है। जब माता का एक एग जो होता है, माता का एक एग मैच करता है पिता के एक स्पर्म के साथ, और ये स्पर्म एक एग दूसरे एक स्पर्म के साथ जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के दौरान संयोग से यह कोशिका दो टुकड़ों में बन जाती हैं, और दो टुकड़ों में बनने के कारण दो इकाई बन जाती हैं, और यह दोनों ही इकाई सेपरेट रूप से डेवलप हो जाती हैं, और आगे चल के ये दो जुड़वां बच्चे बन जाते हैं। तो ये जो दो जुड़वां बच्चे बने हैं, ये जो ट्विंस बना है यहाँ पर, ये ट्विंस क्योंकि यहाँ पर एक ही एग से बना है, इसीलिए यहाँ पर दोनों में लगभग 100% जो गुण और विशेषताएं हैं वो समान होने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही सेम सेक्स होते हैं। सेम सेक्स होंगे मतलब दोनों अगर बालक हैं तो दोनों ही बालक होंगे, अगर बालिका है तो दोनों ही बालिका होगी। क्यों होंगे सेम सेक्स? क्योंकि एक ही एग और एक ही स्पर्म से बने हैं, इसलिए दोनों में सेक्स सेम होगा। दोनों बालक हैं तो दोनों बालक होंगे, और बालिका है तो दोनों ही बालिकाएं होंगी। और मोस्टली जो गुण और विशेषताएं हैं दोनों में एक जैसी होंगी, क्योंकि एक ही संयुक्त कोश से दोनों का निर्माण हुआ है। एक जैसी विशेषताओं का मतलब क्या है, यहां थोड़ा जान लीजिए। एक जैसी विशेषताओं का मतलब हो गया इनमें सेम सेक्स होगा, इनके नाक, नक्श, कलर, आंखें, हाव भाव, फेस एक्सप्रेशन, काफी चीजें सेम होंगी, लेकिन सारी की सारी चीजें सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत यहां इन दोनों जुड़वाओं में भी लागू होता है। लेकिन मोस्टली ऐसे चीजें जो आइडेंटिकल होती हैं उन्हें हम इस कैटेगरी में रखते हैं। इस तरह के जुड़वां बच्चों को कहा जाता है मोनोजाइगोट या आइडेंटिकल ट्विंस। दूसरा होता है फ्रेंड्स फ्रेटर्नल ट्विंस या फिर डाइजाइगोट। तो डाइजाइगोट में क्या होता है? इसमें डाइजाइगोट में क्या होता है? यहां पर दो संयुक्त कोश होते हैं। कितने कोश होते हैं? दो संयुक्त कोश या फिर दो जाइगोट से मिलकर बनता है, इसलिए इसको डाइजाइगोट भी कहा जाता है। यहां पर क्या होता है? दो एग जो होते हैं वो किसी दो स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं, और दो अलग अलग सेपरेट जाइगोट का निर्माण होता है। क्योंकि दोनों अलग अलग जाइगोट हैं, इसीलिए यहां पर ये दोनों एक ही संतान हो ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों का सेक्स एक ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है ये दोनों बॉयज हो सकता है ये दोनों गर्ल्स हो सकता है इनमें से एक बॉय हो दूसरा गर्ल हो सकता है यही होगा, बाकी तो होना ही क्या है या तो दोनों बॉयज हो सकते हैं, या दोनों गर्ल्स हो सकती हैं, या फिर एक बालक और एक बालिका हो सकती हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि यहां पर दो ही एग्स हैं और दो ही स्पर्म हैं, और दो संयुक्त कोषों से इनका निर्माण होता है। क्योंकि दोनों का सेक्स डिफरेंट होता है, इसलिए यहां पर 50% जो गुण और विशेषताएं होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं और बाकी डिफरेंट होती हैं। इन दोनों के कलर, फेस एक्सप्रेशन, बालों का रंग, आंखों का रंग, ये हाव भाव, ये सब चीजें सेम हो भी सकती हैं तो नहीं भी हो सकती हैं। कई बार ट्विंस ऐसे होते हैं जिन्हें ट्विंस हम देखकर भी नहीं कह सकते हैं कि दोनों जुड़वां बच्चे हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि दोनों दो संयुक्त कोष से बने होते हैं। लेकिन मोस्टली यहां भी काफी चीजें हैं जो समान होती है, जिन्हें आसानी से देखकर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जुड़वां बच्चे हैं। तो 50% चीजें यहां पर आइडेंटिकल होती हैं, लेकिन यहां मोस्टली 100% चीजें आइडेंटिकल होती हैं। तो दोस्तों ये हो गए जुड़वां बच्चे कि किस प्रकार दो जुड़वां बच्चे होते हैं और किस प्रकार उन्हें आगे नाम दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब इसी डिस्कशन को हम और डिटेल से समझते हैं अगले सेशन में पीपीटी के माध्यम से। वंशक्रम और वातावरण दोनों का ही बड़ा रोल होता है। आप एक बार यहां डायग्राम में देख पा रहे हैं, नर्चर
वर्सेस नेचर। नर्चर होता है पोषण, जिसे हम वातावरण कहते हैं, और नेचर होता है बालक की प्रकृति जो बाय बर्थ उसमें होती है, जिसे बदला नहीं जा सकता है। तो ये वंशानुक्रम हो गया और ये वातावरण हो गया। बालक दोनों के साथ निर्मित होता है, ये इंडिकेशन हमारे वंशानुक्रम का है और ये हमारे वातावरण का है, दोनों मिलकर बालक का निर्माण करते हैं। मानव का विकास अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होता है, जिनमें से दो प्रमुख कारक हैं। प्रथम उसकी प्रकृति या जैविक। ये जो प्रकृति है इसको हम जैविक भी कहते हैं, बायोलॉजिकल भी कहते हैं। पिछले सेशन में मैंने चर्चा की थी आपसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स की। तो ये प्रकृति जिसे हम जैविक कहते हैं। दूसरा है दोस्तों संवरण या पोषण, नर्चर, जिसे व्यक्ति की प्रकृति जन्मजात होती है, यह उसे उसके माता पिता एवं पूर्वजों से प्राप्त होती हैं, जिसे उसका वंशक्रम कहा जाता है। तो जो पहली है प्रकृति या फिर जैविक, वो वंशक्रम कहलाता है, और दूसरा जो संवरण या पोषण है वो कहलाता है वातावरण। व्यक्ति के विकास को संवरण पोषित करने वाले कारक उसके वातावरण के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति का विकास उसके गर्भ काल से प्रारंभ हो जाता है, जो उसके माता पिता द्वारा प्रदत्त वंशक्रम से निर्धारित होता है, और जन्म के पश्चात समाज में मिला वातावरण उसका आगे का विकास निर्धारित करता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास उसके वंशक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, दोनों की अंतःक्रिया का रिजल्ट होता है बालक का निर्माण, बालक का व्यक्तित्व या बालक का विकास। अकेला ना वंशानुक्रम मुख्य होता है और अकेला ना ही वातावरण मुख्य होता है, दोनों मिलके एक बालक के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं या फिर एक बालक के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। फ्रेंड्स, वंशानुक्रम या प्रकृति, हेरिडिटी और नेचर क्या होता है एक बार समझते हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग कहलाता है। देखिए, पूर्ण योग का मतलब क्या है कि बालक का जब जन्म हुआ, उस जन्म के समय जितनी भी गुण, क्षमताएं, विशेषताएं होती हैं उन्हें आगे बदला नहीं जा सकता है, वो निश्चित होती हैं, इसलिए पूर्ण योग हैं। अब इसके बाद इस योग में कोई बदलाव नहीं आता है। तो जन्मजात, जन्म के समय जो विशेषताएं उसको मिलती हैं वो पूर्ण होती हैं, योग होता है, जो भी हैं, जितनी भी हैं, जैसी भी हैं, इसलिए इनका पूर्ण योग कहलाता है। इसमें क्या क्या शामिल होती है दोस्तों? इसमें शारीरिक विशेषताएं होती हैं, रंग, रूप, आकृति, विद्वता आदि, जो एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिलता है। विरासत में मिलने वाले इन आंतरिक और बाहरी गुण और विशेषताओं को, क्षमताओं को और शारीरिक संरचनाओं को ही वंशानुक्रम कहा जाता है। वंशानुक्रम का शारीरिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है, फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है, वो वंशानुक्रम को सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि मानसिक विकास और मानसिक क्षमताएं, बौद्धिक क्षमताएं तो थोड़ा परिपक्वता आने के बाद जाके काम करती हैं, विकसित होती हैं। लेकिन बालक का जीवन प्रारंभ ही सबसे पहले फिजिकल रूप से होता है, इसीलिए शारीरिक विकास में ज्यादा रोल होता है वंशानुक्रम का, क्योंकि एक कोशिका का निर्माण होते ही, संयुक्त कोश का निर्माण होते ही शरीर बनना शुरू हो जाता है। एक कोशिका से फिर टुकड़े होके 2, फिर 4, फिर 16, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है और कोशिकाओं का संगठन बनता है और मां के गर्भ में मानव का शरीर निर्मित होना शुरू हो जाता है। आनुवांशिकता से तात्पर्य गुणसूत्र या जिनसे होता है। मैंने पीछे आपको बताया कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जो संयुक्त कोश का निर्माण करते हैं, और प्रत्येक गुणसूत्र में कई सारे जीन्स मौजूद होते हैं, पितृयक मौजूद होते हैं, और हर एक गुणसूत्र किसी न किसी गुण और विशेषता का वाहक होता है। इसीलिए वंशानुक्रम से तात्पर्य जिनसे हो सकता है, जिन्स के अलावा गुणसूत्र से हो सकता है, क्योंकि गुणसूत्र में ही जीन्स विद्यमान होते हैं। सोरेनसन महोदय क्या कहते हैं देखो वंशानुक्रम के बारे में। सोरेनसन महोदय कहते हैं कि पितृयक बच्चों की प्रमुख विशेषताओं और गुणों को निर्धारित करते हैं। पितृयकों के सम्मिलन के परिणाम को ही हम वंशानुक्रम कहते हैं। यहां पर पितृयक का मतलब होता है जीन्स। ये जो जीन्स होते हैं ये ही प्रमुख गुण और विशेषताओं को निर्धारित करते हैं, और इनका सम्मिलन, सम्मिलन का मतलब क्या हो गया? मिलना। किस किस के पितृयक मिल रहे हैं यहां पर? माता और पिता दोनों के जीन्स का यहां पर सम्मिलन होता है, इसीलिए इन्हें सम्मिलन कहा है, और इसे ही हम मनोविज्ञान में, विज्ञान में या सामान्य व्यवहार में कहते हैं दोस्तों वंशानुक्रम।
वंशानुक्रम की प्रक्रिया कैसे होती है, हेरिडिटी की प्रोसेस क्या है, एक बार समझते हैं। पीछे मैंने आपको बताया था मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, पहला तथ्य। इस शरीर का आरंभ मूलतः केवल एक कोशिका से होता है जिसे संयुक्त कोश या फिर जाइगोट कहा जाता है। संयुक्त कोश दो उत्पाद कोशिकाओं का योग होता है, दो जर्म सेल से मिलकर बना होता है। इनमें से एक जो जर्म सेल होती है, कोशिका होती है, वो पिता की होती हैं, जिसे हम पितृकोश कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्पर्म कहा जाता है। तथा दूसरी जो कोशिका होती है, दूसरा जो कोश होता है वो ओवम होता है, मातृकोश जिसे कहा जाता है। दोनों मिलके क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, दोनों मिलके उत्पाद कोशिकाएं हैं, दोनों उत्पाद कोश हैं। ये जर्म सेल मिलके संयुक्त कोश बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। माता पिता की प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और मिलकर संयुक्त कोश में 23 पेयर्स बन जाते हैं, 23 जोड़े बन जाते हैं। इन गुणसूत्रों पर क्या विद्यमान होते हैं, इन पर जीन्स विद्यमान होते हैं और प्रत्येक जीन किसी न किसी पैतृक गुण या विशेषता का वाहक होता है, उसे निर्धारित करता है। इसीलिए जीन को वंशानुक्रम का निर्धारक कहा जाता है। डिटरमाइनर ऑफ हेरिडिटी इज जीन्स। जीन्स ही वंशानुक्रम और वातावरण के निर्धारक होते हैं और जीन्स ही विशेषताओं और गुणों को एक संतान से दूसरी संतान तक या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बन जाता है कि वंशानुक्रम का निर्धारक कौन हो गया, जीन्स हो गया। यह जीन्स संतानों तक पहुंचते हैं माता पिता के माध्यम से। इसी प्रक्रिया में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, रिसेंटली मैंने समझाया। मादा युग्मक या अंडाणु में केवल X गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जो नर युग्मक होता है या फिर शुक्राणु जो होता है, इस शुक्राणु में X और Y दो गुणसूत्र पाए जाते हैं। XX गुणसूत्र का जब संयोग होता है तो संतान क्या होगी, संतान बालक होती है। जब XX गुणसूत्र का संयोजन होता है तो संतान बालिका होती है और जब X और Y का संयोजन होता है तो संतान बालक होता है। दोस्तों ये देखिए एक बार डायग्राम में फिर से समझ लीजिए आप। फादर है जिसके पास दो क्रोमोसोम्स हैं, X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम। मदर के पास दोनों ही XX क्रोमोसोम होते हैं। जब X और Y का मैच होता है तो फिर ऐसी स्थिति में बालक होता है और जब X और X का मैच होता है तो इसी कंडीशन में बालिका होती हैं। तो इस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। साथ में मैंने आपको ट्विंस की बात समझाई। तो ट्विंस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक मोनोजाइगोट होता है, एक डाइजाइगोट होता है। जो मोनोजाइगोट होते हैं वो एक ही लिंग वाले होते हैं, दोनों बालिका हैं या फिर दोनों बालक हैं। लेकिन जो डाइजाइगोट होते हैं वो एक बालक हो सकता है, दूसरी बालिका हो सकती है या फिर दोनों बालिका या बालक भी हो सकते हैं। जो मोनोजाइगोट होते हैं उसमें 100% गुण और विशेषताएं आइडेंटिकल होती है, इसलिए इन्हें आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है। ये दोनों काफी हद तक सिमिलर होते हैं। लेकिन जो डाइजाइगोट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो सेम हो भी सकते हैं तो सेम नहीं भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज के सेशन में समझा कि वंशानुक्रम क्या होता है, वंशानुक्रम की प्रक्रिया कैसे होती है और यह प्रक्रिया किस प्रकार लिंग को निर्धारित करती है और यह प्रक्रिया किस प्रकार ट्विंसेस को बनाती है और यह प्रक्रिया किस प्रकार माता पिता के माध्यम से अपनी संतानों को गुण और विशेषताओं को पहुंचाती हैं या फिर एक बालक अपने माता पिता और पूर्वजों से कैसे गुण और विशेषताओं को इनहेरिट करता है। ये सारी की सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए एक शिक्षक के रूप में। क्यों होनी चाहिए दोस्तों, इसका इम्प्लीकेशन क्या है आज के टॉपिक का, इसका इम्प्लीकेशन ये है, शैक्षिक अनुप्रयोग यहाँ पर यह है कि एक शिक्षक के रूप में अगर हमें वंशानुक्रम की प्रक्रिया पता है, वंशानुक्रम क्या है ये हमें पता है, वंशानुक्रम का रोल क्या होता है बालक के विकास में ये हमें पता है, तो जो वंशानुक्रमीय गुण और विशेषताएं हैं उनको लेकर हम ज़्यादा अपेक्षाएं बालकों से नहीं करेंगे। इसके बजाय क्या करेंगे, बालक में जो गुण और विशेषताएं वंशानुक्रम में हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, उनको पहचानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो गुण और विशेषताएं बालक में मूल रूप से जन्मजात हैं उनको पहचान कर उन्हें ही विकसित किया जा सकता है। नई गुण और विशेषताएं जो जन्मजात
गुणों के रूप में होती हैं उसे बालक में अब शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, बालक में उन्हें डाला नहीं जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षक का काम क्या होता है? शिक्षक का काम यह होता है कि बालक को जो मर्जी आए वो नहीं बनाना, जो मर्जी आए वो बालक को नहीं बनाना, जबकि बालक जो बनना चाहता है, बालक के मूल में, बालक के जीन में जो चीजें हैं उन्हें विकसित करने का काम शिक्षक का होता है। याद रखिए, एक गेहूं के दाने से, गेहूं के बीज से आप बाजरे का पौधा नहीं निकाल सकते और बाजरे के दाने या बाजरे के बीज से गेहूं का पौधा नहीं निकाल सकते। यह होता है वंशानुक्रम, यह होती है हेरिडिटी। ऐसे ही आपको याद रखना है कि बालक में जो जन्मजात वंशानुक्रमीय गुण और विशेषताएं हैं वो हैं जो हैं, उन्हें अब बदला नहीं जा सकता है। हमें सिर्फ पहचानना है कि कौन सा बीज है जिससे गेहूं का पौधा निकलने वाला है और किस बीज से बाजरे का पौधा निकलने वाला है। हम इन पौधों को बदल नहीं सकते हैं, वो उसके बीज में ही मौजूद है। हमारा काम सिर्फ उसको पहचानने का होता है और पहचानने के बाद ये तय करने का होता है कि गेहूं का पौधा कौन से सीजन में विकसित होने वाला है और बाजरे का पौधा कौन से सीजन में विकसित होने वाला है। बाजरे के पौधे को बड़ा करने के लिए केयर कैसे करनी है और गेहूं को पौधे को बड़ा करने के लिए कैसे केयर करनी है। तो शिक्षक या फिर परिवारजन होने के नाते हमारा काम केवल उन निहित गुण और विशेषताओं को विकसित करने का होता है, केयर करके प्लांट को बड़ा करने का होता है, ना कि गेहूं के पौधे को बाजरे का बना देना या और बाजरे के पौधे को गेहूं का बना देना। इसलिए याद रखिए, बालक जो है, जैसा है, उसको स्वीकार कीजिए और उसके निहित गुणों को पहचानिए, उसको डेवलप कीजिए। यही आशय है इस टॉपिक का हमारी क्लास में डिस्कशन करने के पीछे। मिलते हैं अगले सेशन में। वंशानुक्रमीय गुण और विशेषताओं को किन सिद्धांतों के द्वारा समझा गया है या फिर वंशानुक्रम के कौन कौन से सिद्धांत और नियम हैं। थैंक यू।